हेलो दोस्तों, नमस्कार। फ्री स्टडी 94 यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, टारगेट 68 बीपीएससी प्री एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए हमारी टीम ने आप सभी के लिए बहुत सारे इनिशिएटिव शुरू किए हैं। उसमें लक्ष्य बैच के साथ साइंस का क्लास है, करेंट अफेयर्स की क्लासेज हैं, बिहार स्पेशल की क्लासेज हैं, जो आप हमारे फ्री स्टडी 94 यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। दोस्तों, इससे आपका जो लक्ष्य है, जो बार बार हम डिस्कस कर रहे हैं, 120 प्लस टारगेट जो आपका है, इसको पूरा करने में हमारी टीम आपका भरपूर सहयोग करेगी। ठीक है दोस्तों, यदि आपको हमारा ये लेक्चर, हमारा चैनल का ये प्रयास आपको पसंद आए तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर भी करें। चलिए दोस्तों, इस क्लास में ये हमारा जीव विज्ञान का क्लास है, पहला क्लास। इससे पहले कल भौतिकी का क्लास हुआ था। यदि आपने कल का वीडियो नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर उसे ज़रूर देखें। दोस्तों देखिए, इस लेक्चर में हम आप डिस्कस करने जा रहे हैं बायोलॉजी का पहला क्लास। ये है जंतु एवं पादप जगत, जंतु एवं पादप जगत, प्लांट एंड एनिमल किंगडम। देखिए, ये क्लास यदि आप हमारा कर लेते हैं तो आपको विज्ञान, बीपीएससी के विज्ञान सेक्शन से 30 जो प्रश्न आते हैं उसे आप आराम से कर पाएंगे। ये हमारा अंतिम प्रहार है। इसके माध्यम से हम आपको थ्योरी के साथ साथ प्रैक्टिस भी करा रहे हैं। ठीक है दोस्तों, इसका पीडीएफ आपको हमारे फ्री स्टडी 94 यूट्यूब चैनल के टेलीग्राम चैनल पे उपलब्ध है, उसे देख जाकर वहाँ डाउनलोड कर ले। दोस्तों, क्लास शुरू करने से पहले एक बातें और आपको बताते हैं। 68th बीपीएससी में आपको पता है कि अब बहुत कम समय बचा हुआ है, तो जो सेक्शन करवा रहे हैं वो हमारे साथ करते रहें तथा इसे रिवीजन के माध्यम से अपनी तैयारी को और धार दें। दोस्तों, हमारी टीम ने आप लोगों के कमेंट जो जीमेल पे प्राप्त हुए हैं, उससे हमारी टीम ने ये डिसाइड किया है कि आपको टेस्ट सीरीज मुखर्जी नगर दिल्ली में अवेलेबल जितने बड़े बड़े कोचिंग घराने के जो इंस्टीट्यूट हैं, उसके जो टेस्ट सीरीज है, वो टेस्ट सीरीज आपको पर डे डिस्कशन मिलेगा। हो सके तो एक टेस्ट सीरीज, 2 टेस्ट सीरीज और ज़रूरत पड़े तो एक दिन में 3 से 5 टेस्ट सीरीज भी डिस्कशन किया जाएगा। अब आपका काम ये है कि आप कमेंट सेक्शन में जाकर के ये बताइए कि पहले आपको किस इंस्टीट्यूट का आपको टेस्ट सीरीज चाहिए। ठीक है दोस्तों, चलिए डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। देखिए, बायोलॉजी के पहले क्लास में टू द पॉइंट, लगातार इस चीज़ को आप लगातार देखते रहें, बार बार रिवीजन करें। देखिए, आपको जिनका बायोलॉजी में या साइंस विषय में रुचि नहीं भी थी, नंबर नहीं भी आ रहे थे, उनका ये क्लास कर लेने के बाद ये जो हमारा सीरीज है, इसके सारे वीडियो आप देख लेंगे। उसके बाद आप 30 नंबर लाने योग्य बन जाएंगे मेरे दोस्तों। चलिए स्टार्ट करते हैं। जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम लैमार्क एवं ट्रेवेनियर्स ने किया था। लैमार्क एवं ट्रेविरेनस नामक वैज्ञानिकों ने 1801 ईस्वी में किया था। तो हम यहाँ याद रखेंगे, जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग लैमार्क एवं ट्रेविरेनस 1801, इतना याद रखना है। जीव विज्ञान का जनक अरस्तु को कहा जाता है। जंतु विज्ञान का जनक भी अरस्तु है, यानी जीव विज्ञान और जंतु विज्ञान दोनों का जनक जो है, फादर ऑफ जो है, ये अरस्तु ही हैं। आगे देखिए, जीव विज्ञान की कुछ शाखाएं। दोस्तों, बीपीएससी अभी तक इसे एक भी प्रश्न नहीं पूछा है, लेकिन दोस्तों हो सकता है कि जो बदलाव बीपीएससी कर रही है, बीपीएससी में जो बदलाव आ रहे हैं, हो सकता है इस टॉपिक को भी टच करे। तो ठीक है, 8-10 सवाल इसे लगा लेते हैं, देख लेते हैं। एपीकल्चर
एपी कल्चर मधुमक्खी पालन। दोस्तों मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में ही बताया था एपी कल्चर। एपी, एपी से आपको याद है जो बाजार में मिलता है एप्पल का जूस, एपी। एपी क्या होता है? मधु होता है दोस्तों, स्वाद में मीठा होता है, मधु होता है, इसीलिए इसको ऐसे याद कर सकते हैं मधुमक्खी पालन। इसी तरह बनाते रहें निमोनिक्स, जो चीज़ें आपको याद नहीं हो पा रही है, ठीक है। सेरीकल्चर रेशम कीट पालन, पीसी कल्चर मत्स्य पालन, माइकोलॉजी कैबको का अध्ययन, फाइकोलॉजी शैवालों का अध्ययन, फ्लोरिकल्चर फूलों की खेती। आगे देखते हैं। एग्रीकल्चर उद्यान विज्ञान, एंटोमोलॉजी कीटों का अध्ययन, सोरोलॉजी छिपकलियों का अध्ययन। दोस्तों ये एग्रीकल्चर नहीं, उद्यान विज्ञान को बोलते हैं हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर, इसको हिंदी में लिखेंगे हॉर्टिकल्चर, ठीक है दोस्तों। इसे इरेज कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आधुनिक वर्गीकरण का पिता, फादर ऑफ मॉडर्न टेक्सोनॉमी, लिनियस को कहा जाता है। ये याद रखिएगा, एकदम आपकी जबान पे होनी चाहिए। आधुनिक वर्गीकरण का पिता, फादर ऑफ मॉडर्न टेक्सोनॉमी, लिनियस। लिनियस महोदय ने अपनी पुस्तक, ये पुस्तक का नाम बीपीएससी ने पूछा था दोस्तों, इसे याद रखिएगा, सिस्टमा नेचर। इसको सिस्टम नेचर भी जैसे भी आप याद रखेंगे। सिस्टम नेचर में संपूर्ण जीवधारियों को दो जगतों में, पादप जगत और जंतु जगत, प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम, दो किंगडम में विभाजित किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद देखिए 5 किंगडम क्लासिफिकेशन आया। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के अंतर्गत जीवधारियों का 5 जगत में वर्गीकरण किया गया। और विटेकर द्वारा 1969 में, ये याद रखिएगा 1969 विटेकर ने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन प्रस्तुत किया। उसमें 5 जो क्लासिफिकेशन है वो ये हैं दोस्तों। मोनेरा, प्रोटिस्टा, पादप, कवक, जंतु, यानी मोनेरा, प्रोटिस्टा, पादप को प्लांटी बोलते, कवक, जंतु मतलब एनिमिलिया। आगे देखिए, अभी इसका थोड़ा इसके बारे में जान लीजिए। मोनेरा के अंदर, मोनेरा जो है प्रोकैरियोटिक जीव है। इसमें जीवाणु और साइनोबैक्टीरिया इसके एग्जाम्पल हो गए। जीवाणु और साइनोबैक्टीरिया मोनेरा के अंतर्गत आता है। मोनेरा में ये प्रोकैरियोटिक होता है और प्रोटिस्टा यूकैरियोटिक जीव है। अब देखिए कि ये प्रोकैरियोटिक क्या होता है और यूकैरियोटिक क्या होता है दोस्तों। तो कल हम जब सेल का क्लास, कोशिका तंत्र या कोशिका का जो क्लास हम पढ़ाएंगे आपको, सेल का लेक्चर जो आएगा उसमें आपको बता देंगे दोस्तों। तो कल इसको ब्रीफली डिस्कस कर देंगे, प्रोकैरियोटिक जीव, यूकैरियोटिक जीव, ठीक है। चलिए, इसमें एक एग्जाम्पल हमेशा याद रखिएगा, जंतुओं एवं पादप के बीच स्थित यूग्लिना। यूग्लिना क्या है? प्रोटिस्टा के अंतर्गत आता है। आगे देखिए, पादप, प्लांटी। पादप में प्रायः सभी रंगीन बहुकोषीय किए प्रकाश संश्लेषी उत्पादक जीव आते हैं। यानी पादप में, पादप के अंतर्गत रंगीन कलरफुल बहुकोशिकीय प्रकाश संश्लेषी, जो प्रकाश संश्लेषण करते हैं, उत्पादक मतलब भोजन जो बनाते हैं, यानी हरे पौधे। इसके अंतर्गत मॉस, पुष्पीय और अपुष्पीय पौधे, अपुष्पीय पौधे और शैवाल आते हैं। कवक के अंतर्गत यूकैरियोटिक तथा परपोषित जीव आते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। कवक के बारे में देख लिए। कवक के अंतर्गत यूकैरियोटिक और परपोषित। परपोषित एक होता है पोषण में होता है, एक स्वपोषण, एक होता है स्वपोषण, एक होता है परपोषण। स्वपोषण जो अपना खाना खुद बना लेते हैं प्रकाश संश्लेषण क्रिया के द्वारा, जैसे हरे पौधे।
और पर पोषण में पौधे और जीव दोनों आते हैं। ये वे पौधे या जीव होते हैं जो अपना खाना नहीं बना पाते हैं, जैसे कवक। कवक जो है यूकैरियोटिक तथा परपोषित जीव है। इसमें अवशोषण द्वारा पोषण होता है, यानी पोषण यानी भोजन ग्रहण करने की जो क्रिया है अवशोषण द्वारा होता है। ठीक है, आगे देखते हैं। नेक्स्ट स्लाइड देखिए। कवक की कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है। दोस्तों ये याद रखिएगा, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आ सकता है एग्जाम में। कवक की कोशिका भित्ति काइटिन नामक जटिल शर्करा की बनी होती है। जंतु जगत के अंतर्गत बहुकोशिकीय यूकैरियोटिक उपभोक्ता के जीव आते हैं, जैसे हाइड्रा, मछली, सरीसृप, उभयचर, पक्षी, स्तनधारी जीव। जंतु जगत के अंतर्गत सारे बहुकोशिकीय यूकैरियोटिक जीव आते हैं। और इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट है, नोट करके लिखा हुआ है, वर्गीकरण की आधारभूत जो इकाई है वो जाति है। जाति माने स्पेसीज, वो कास्ट वाली जाति नहीं, बायोलॉजी में ये जाति होती है। स्पीसीज इसका होता है इंग्लिश, ये याद रखेंगे। जाति वर्गीकरण की आधारभूत इकाई है। चलिए आगे देखते हैं। अब जीवों का जो नामकरण होता है वैज्ञानिक पद्धति से, उसके बारे में भी क्वेश्चन आ रखा है पिछले सालों में, तो इसे थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। कैरोलस लिनियस नामक वैज्ञानिक ने 1753 में जीवों के द्विनाम पद्धति को प्रचलित किया। इस पद्धति के अनुसार जीवधारी का नाम लैटिन भाषा के 2 शब्दों से मिलकर बना होता है। इसमें ध्यान रखने वाला ये है, 2 शब्द होते हैं, उसमें पहला शब्द वंश होता है और दूसरी जाति होती है। ठीक है दोस्तों, जैसे मनुष्य का वैज्ञानिक नाम होमो और सैपियंस है, तो पहला शब्द वंश है, यानी होमो हो गया वंश, ठीक है, और सैपियंस हो गया जाति, यानी हमारी जाति जो हम लिखते हैं वो जाति नहीं होती है, रियली हमारी जाति सैपियंस है। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। मनुष्य होमोसेपियंस, मेढक राना टिग्रीना, बिल्ली फेलिस डोमेस्टिका, कुत्ता कैनिस फैमिलियरियस, गाय बॉस इंडिकस, आम मैंगीफेरा इंडिका। ये याद रखेंगे दोस्तों इतना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आ गया वनस्पति विज्ञान। अब वनस्पति विज्ञान में जो भी फैक्ट्स फिगर्स जो आते हैं बीपीएससी में, उसको ध्यान में रखते हुए तेजी से इसे मेमोराइज करते हैं। वनस्पति विज्ञान का जनक थियोफ्रेस्टस को कहा जाता है दोस्तों। एकलर ने 1883 में वनस्पति जगत का वर्गीकरण किया था। पादप जगत में 2 टाइप के वर्गीकरण होते हैं, एक होता है क्रिप्टोगैमी, एक होता है फेनेरोगैमी। पादप जगत में 2 तरह का वर्गीकरण होता है, एक है क्रिप्टोगैमी और दूसरा है फेनेरोगैमी। क्रिप्टोगैमी का मतलब होता है अपुष्पोद्भिद और फेनेरोगैमी का मतलब होता है पुष्पोद्भिद। फेनेरोगैमी मतलब फूल वाले पौधे, यानी जो पौधे फूल जिन पौधों में फूल लगता है, देखिए फ से है फनेरो और फ से फूल, यानी जिनमें फूल लगता है। ठीक है दोस्तों, जिसमें फूल लगता है, जो फूल वाले पौधे होते हैं वो फेनेरोगैमी। फ से फेनेरो, फ से फूल। ठीक है, तो आप याद रखिएगा फेनेरोगैमी मीन्स फूल वाले पौधे, इसका हिंदी होता है पुष्पोद्भिद वर्ग। ठीक है, आगे देखिए इसका। अब देखिए कुछ क्वेश्चन लगा लेते हैं दोस्तों। एक क्वेश्चन है, इस फॉर्म में लिखा हुआ है बस, लेकिन ये क्वेश्चन है आपका। वर्गीकरण का पिता कहा जाता है लिनियस को। आप कमेंट में इसका जवाब दीजिएगा कि आपको याद हुआ या नहीं हुआ। जो आगे हम पढ़ा दिए हैं वही क्वेश्चन ये है दोस्तों। वर्गीकी का पिता कहा जाता है, यानी फादर ऑफ टैक्सोनॉमी, लिनियस को। द्विनाम पद्धति के प्रतिपादक हैं लिनियर, जो अभी बताए ना, अभी जो होमोसेपियंस, सैपियंस, मैंगीफेरा इंडिका ये सब पढ़ाए, वो यही है द्विनाम पद्धति। पुष्पी पादपों को रखा जाता है फेनेरोगैमी। फ से फेनेरो, फ से पुष्प या फूल।
ठीक है, फा से फूल, सॉरी। अपुष्पी पादपों को रखा गया क्रिप्टोगैमस या क्रिप्टोगेमी। वर्गीकरण की आधारभूत इकाई क्या है? स्पीसीज, अभी बताए दोस्तों। हाइड्रोफाइट होते हैं जलीय पौधे, हाइड्रो माने जल। जीवाणु की खोज लीवेनहॉक ने किया था, इसका पूरा नाम है एंटोनियो वॉन लीवेनहॉक। आगे देखिए, चाय की पत्तियों की क्यूरिंग में उपयोग किया जाता है, जीवाणु का उपयोग किया जाता है चाय की पत्तियों की क्यूरिंग में। वनस्पति जगत का सबसे बड़ा समूह कौन सा है दोस्तों? थाइलोफाइटा। अब थाइलोफाइटा देखिए, जो अभी हम पढ़े ना, ये वाला देखिए, ये क्रिप्टोगेमी पढ़े। क्रिप्टोगेमी में इसके 3 समूह हैं। पहला है थाइलोफाइटा, सेकंड है ब्रायोफाइटा और थर्ड है टेरिडोफाइटा। टेरिडो को पी टेरिडो से लिखते हैं, पी शुरू करते हैं, जो साइलेंट होता है। अब ये नहीं बोलिएगा कि जब साइलेंट होता तो लिखा क्यों था, वो लिखने की ऐसी पद्धति है दोस्तों, ठीक है। तो थाइलोफाइट, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, ये याद नहीं रखना, कोई बात नहीं, याद है तो भी ठीक है, नहीं है तो भी ठीक है। बस इससे संबंधित कुछ प्रश्न आए तो इसका जवाब दे दीजिएगा, अंततः आपको याद ही रखना पड़ेगा। आगे देखते हैं। वर्गीकरण की आधारभूत इकाई दोस्तों स्पीसीज, हाइड्रोफाइट जलीय पौधे, जीवाणु की खोज लीवेनहॉक। आगे, अच्छा ये कर लिए थे, आगे देखिए। वनस्पति जगत का सबसे बड़ा समूह थाइलोफाइटा होता है। अभी जो बताए थाइलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, तो थाइलोफाइटा वनस्पति जगत का सबसे बड़ा समूह है। इसमें संवहन उत्तक नहीं होता है, मतलब जो एकदम नाजुक होते हैं, सुकाए होते हैं, थाइलस होते हैं, वो पौधे इस वर्ग में आते हैं। इसका मतलब काफ़ी सुकाए देह शरीर का होते हैं, मतलब बहुत कोमल पौधे जो होते हैं, जो पूर्ण तरह विकसित भी नहीं होते हैं, वो थाइलोफाइटा के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। देखिए आगे, शैवाल के अध्ययन को फाइकोलॉजी कहते हैं। अभी पढ़े थे ना शैवाल का अध्ययन, कवक का अध्ययन, ये याद रखिएगा। क्लोरेला नामक शैवाल, ये क्लोरेला एक शैवाल ही है दोस्तों। शैवाल को अंतरिक्ष यान के केबिन हाउस में उगाकर अंतरिक्ष यात्रियों को प्रोटीन युक्त भोजन, जल, ऑक्सीजन प्राप्त किए जा सकते हैं। मतलब इसका उपयोग, क्लोरेला का उपयोग अंतरिक्ष यात्रियों द्वारा किया जाता है। कवक के अध्ययन को माइकोलॉजी कहते हैं और शैवाल का अध्ययन फाइकोलॉजी कहलाता है। मशरूम एक कवक है दोस्तों, याद रखिएगा। मशरूम अभी ठंडों में ज़्यादा बिक रहा है, आप लोग खाते ही होंगे, ये याद रखना है। मशरूम क्या है? एक कवक है। चलिए आगे देखते हैं। सैक्रोमाइसेज, सैक्रोमाइसेज नामक एक कवक डबल रोटी के निर्माण में प्रयोग किया जाता है। डबल रोटी, जो पाव बिस्कुट आप लोग खाते हैं ना, डबल रोटी, वो सैक्रोमाइसेज नामक कवक उसमें इस्तेमाल किया जाता है। एफला नामक विष भी कवक से प्राप्त होता है। पौधों में कवक द्वारा होने वाला प्रमुख रोग, ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसे थोड़ा ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं। सरसों का सफ़ेद रोग कवक से, गेहूं का ढीला स्मट रोग, गेहूं का किट्टू रोग, गन्ने का लाल अपक्षा। ये तो आप ध्यान दिए होंगे, जब भी आप गन्ना तोड़ने गए होंगे, खेतों में गन्ना खाने गए होंगे, तो गन्ने के पेड़ों में बीच बीच में दोस्तों पीला सा एकदम अजीब सा ना, हल्का सा आपको दिखेगा। जब इसे तोड़ेंगे, क्रश करेंगे आप या काटेंगे या बीच से फाड़ देंगे, तो आप देखेंगे बीच में धारी सा एकदम पूरा लाइनिंग में पूरा पीला हो जाता है, पूरा पीला कहिए, पीला नहीं लाल कलर का हो जाता है। एक सेकेंड, सॉरी। ठीक है दोस्तों, तो आगे देखिए। गन्ने का अपक्षय, वही जो अभी बताया आपको, गन्ने का अपक्षय रोग जो लाल हो जाता है। मूंगफली का टीका रोग, मूंगफली जब आप खाते हैं तो उसमें देखते होंगे कि कोई कोई सड़ा सा रहता है, अजीब सा टेस्ट दे देगा, गलती से यदि मुंह में चला गया तो वो टिक्का होता है, टिक्का रोग। लाइकेन, लाइकेन क्या होता है दोस्तों? लाइकेन होता है कवक और शैवाल का सहजीवी संबंध, यानी शैवाल और कवक जब दोनों एक साथ रहते हैं, दोनों एक दूसरे को फायदा होता है दोस्तों इसमें।
दोनों एक दूसरे से लाभान्वित होते हैं साथ में रह करके। हालांकि हर जीव एक दूसरे साथ में रहकर लाभान्वित ही होता है दोस्तों, ये कोई ज़रूरी भी नहीं है। पर्यावरण में पढ़ेंगे कौन किसके साथ रहकर फ़ायदा होता है, किसको घाटा होता है। कभी दोनों घाटे में हो जाते हैं, कभी दोनों फ़ायदे होते हैं, किसी को फ़ायदा होता है, किसी को घाटा होता है। तो ये जो पढ़ने का है उसके अलग अलग संबंध हैं। फिलहाल आप लाइकेन का जो सहजीवी संबंध में रहते हैं उसको ध्यान रखेंगे। लाइकेन एक इंडिकेटर के रूप में होता है। SO2 प्रदूषण यानी सल्फर का जब प्रदूषण होता है तो उसका इंडिकेशन के रूप में लाइकेन को देखते हैं। प्रयोगशाला में प्रयोग होने वाला लिटमस पेपर रोसेल्ला नामक लाइकेन का बना होता है। रोसेल्ला नामक लाइकेन का जीवाणु की खोज, आगे देखिए दोस्तों, जीवाणु की खोज 1863 ईस्वी में लीवनहॉक ने किया था। जीवाणु विज्ञान का पिता लीवनहॉक को ही कहा जाता है क्योंकि इसी ने खोज किया था। एहरेनबर्ग ने 1829 ईस्वी में जीवाणु शब्द का प्रयोग किया था। लुई पास्चर ने रेबीज का टीका और दूध के पास्चुराइजेशन की खोज की थी। ठीक है दोस्तों, पास्चुराइजेशन भी 2 टाइप का होता है दोस्तों। इसे कमेंट में आप बताइएगा थोड़ा देख करके कि आप कितना बता पाते हैं। एक्टिव मोड में रहा कीजिए। दूध के पास्चुराइजेशन का कितना टेम्परेचर में क्या ठंडा करते हैं, क्या कब गर्म करते हैं, क्या करते हैं, क्या प्रोसेस है, थोड़ा बताने की कोशिश कीजिएगा। इसका डिस्कशन हम करेंगे अगले क्लास में। एनावीना तथा नोस्टोक नामक साइनोबैक्टीरिया वायुमंडल की N2 का यानी नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं। कौन कौन करते हैं? एनावीना और नोस्टोक। याद रखिएगा, एनावीना ये दोनों जो क्या करता है, साइनोबैक्टीरिया है जो कि वायुमंडल के नाइट्रोजन को स्थिरीकरण कर देता है जमीन में। आगे देखिए, विषाणु की खोज इवान विस्किन ने किया था 1892 ईस्वी में। और विज्ञान जो ये विषाणु है उसकी सबसे बड़ी विशेषता है दोस्तों कि इसे सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी कहा जाता है। जब यह किसी जीव के शरीर में होता है तो यह जीवित होता है, और जब किसी शरीर से बाहर होता है तो ये मृत अवस्था में होता है दोस्तों। इसलिए इसे ये जिंदा और मरा दोनों फॉर्म में होता है। मतलब सिचुएशन है कि है कहाँ ये, ठीक है। इसलिए इसे सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी कहा जाता है। चर्म उद्योग में चमड़े से बालों को और वसा को हटाने में, वसा मतलब फैट्स दोस्तों, फैट्स, वसा, इसे हटाने में जीवाणुओं के प्रयोग किए जाते हैं। आगे देखिए, स्फैग्नस नामक मॉस, स्फैग्नम नामक जो मॉस है स्वयं के भार से 18 गुना पानी सोख लेता है। अब जब अपने से 18 गुना भारी हो जाता है तो इसका प्रयोग माली जब कहीं पौधा जो नर्सरी में लगाता है दोस्तों, उसे उखाड़ कर कहीं खेतों में लगाने के लिए जब ले जाता है तो इसे उखाड़ कर उसे ले जाने में इसका प्रयोग करता है। स्फैग्नम नामक मॉस का प्रयोग करता है। मॉस ऐसे, ठीक है दोस्तों। स्फैग्नम नामक मॉस अपने भार का 18 गुना अधिक हो सकता है पानी सोख करके, और इसका प्रयोग माली जो है पौधे को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाते समय सूखने से बचाने के लिए करते हैं। ठीक है, चलिए। जंतुओं में होने वाली फुट एंड माउथ डिजीज, फुट एंड माउथ रोग जो है वो विषाणु के कारण होता है। इबोला क्या है? वायरस है। अभी जो आया था कोरोना वायरस SAR, रुकिए एक मिनट, अभी जो कोरोना वायरस आया था कोरोना वायरस, इसके वायरस के नाम क्या हैं? ठीक है, इसके बारे में कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। आगे देखिए, पुष्पोद्भिद या फूल वाला पौधा, इस समूह के पौधे पूर्ण विकसित होते हैं। फूल वाला पौधा है दोस्तों तो फूल तो होगा दोस्तों, ठीक है। पुष्पोद्भिद पौधा है, पुष्पोद्भिद पौधा है, फूल वाला पौधा, तो स्वाभाविक है इसमें फूल लगेंगे। इस समूह के 2 उपसमूह होते हैं, नग्न बीजी और आवृत बीजी। देखिए, कोई फल है, यदि फल के अंदर इसमें बीज है, बहुत सारे बीज भी हो सकते हैं, एक बीज भी हो सकते हैं, और कोई फल है
जिसमें बीज लगते ही नहीं हैं, मतलब नग्न बीज, बीज है लेकिन नंगा बीज है, इसमें मतलब बाहरी बीज है। तो जो बाहर बीज होता है उसे नग्न बीजी, और जो ढका बीज होता है यानी फल के अंदर होता है उसे आवृत बीजी कहते हैं। यानी देखिए दोस्तों, नग्न बीजी यानी जिम्नोस्पर्म, इनके पौधे वृक्ष, झाड़ी या आरोही के रूप में होते हैं। पौधे काष्ठीय, बहुवर्षीय और लंबे होते हैं। यानी नग्न बीजी जो होते हैं, जिम्नोस्पर्म जो होते हैं, नग्न बीजी याद रखिए, जिम्नोस्पर्म इसका इंग्लिश है। ये पौधे वृक्ष होते हैं, झाड़ी भी होते हैं, आरोही के रूप में होते हैं। पौधे काष्ठीय, बहुवर्षीय मतलब बड़े बड़े पौधे होते हैं, लकड़ी वाले पौधे होते हैं, काष्ठीय लकड़ी, और लंबे होते हैं। ये नग्न बीजी पौधे के पढ़ रहे हैं आप बारे में। देखिए, इनकी मूसला जड़ें पूर्ण विकसित होती हैं, परागन की क्रिया वायु द्वारा होती है। ये जीरोफाइट्स होते हैं, जीरोफाइट्स मतलब मरुद्भिद, यानी जो मरुस्थल में जो पौधे होते हैं उसे मरुद्भिद या जीरोफाइट कहते हैं। वनस्पति जगत का सबसे ऊंचा पौधा सिकोया सेपरविरेंस, सिकोया याद रखिएगा, इसी के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत? जिम्नोस्पर्म यानी नग्न बीजी के अंतर्गत। इसकी ऊंचाई 120 मीटर है। इसे कोस्ट रेडवुड ऑफ कैलिफोर्निया भी कहते हैं। उसी के साथ देखिए एक क्वेश्चन और है, ये जो सबसे बड़ा हुआ और सबसे छोटा अनावृत पौधा जो है यानी नग्न बीजी, अनावृत मतलब नग्न बीजी, जैमिया पिग्मिया है। साइकस एवं जिंको बाइलोवा को जीवित जीवाश्म मतलब पृथ्वी पर जीवों का जब उत्पत्ति हुआ तब से वो जैसे जैसे हैं, जिस तरह से हैं, वो इनका फॉर्म यही रूप में है दोस्तों। ये ऐसे ही है, मतलब ये देख लीजिए, मेरा कहने का मतलब जिस फॉर्म में ये आज से 3.2 अरब वर्ष पहले जब आए थे, ये जब भी आए थे उस वैसी स्थिति में आज भी हैं। तो ये पौधों के बारे में बताया गया है, साइकस और जिंको बाइलोवा। ये क्या है? जीवित जीवाश्म है। आप मुझे कमेंट करके बताइए कि मतलब ये तो पादपों में हुआ, अब जंतुओं में जीवित जीवाश्म किसे कहा जाता है? जंतुओं में, ये आप कमेंट करके बताएंगे कि जंतु में जीवित जीवाश्म किसे कहा जाता है। हम आपको थोड़ा हिंट दे देता हूँ मैं आपको कि ये ज़्यादा गंदी जगहों पे होता है, बहुत ही छोटा होता है। यदि अंधेरे कमरे में या कहीं बेड पे पैर पड़ गया, कभी हो गया, इसके ब्लड जो होते हैं वाइट होते हैं दोस्तों, और छोटा सा जीव होता है। बस जो देख रहे हैं ना आप, ऐसे ही होता है। डर भी जाते हैं लोग इससे। छोटा है, ज़्यादा कुछ नुकसान नहीं करता है, लेकिन ये मांसाहारी जीव है। ठीक है, तो आप इस बुझैया को बुझाइएगा और बताइएगा, कमेंट ज़रूर करिएगा दोस्तों। और कमेंट में आपको आज ये भी करना है कि आपको जो टेस्ट सीरीज चाहिए वो टेस्ट सीरीज किस इंस्टीट्यूट का चाहिए, उसका फुल डिस्कशन हम आपको अपने इस यूट्यूब चैनल फ्री स्टडी 94 पे करवाएंगे। चलिए आगे देखते हैं। साइकस से ही साबूदाना बनाया जाता है। ये जो साइकस है दोस्तों, इसी से जिंको बाइलोवा, ये दोनों जीवित जीवाश्म है। साइकस के बीजांड नर युग्मक यानी बीजांड और नर युग्मक जो होते हैं पादप जगत में सबसे बड़े होते हैं। साइकस से ही साबूदाना बनाया जाता है। ठीक है, चीड़ के पेड़ से तारपीन का तेल, ये याद रखिएगा दोस्तों, चीड़ के पेड़ से तारपीन का तेल प्राप्त किया जाता है। ये हम लोग पढ़े। अब देखिए आवृत बीजी या एंजियोस्पर्म। देखिए अभी हम पढ़े थे जिम्नोस्पर्म, अब पढ़ रहे हैं एंजियोस्पर्म। यानी इसमें जो बीज जो होते हैं फल के अंदर जो होता है, इसे आवृत बीजी कहते हैं। ठीक है, इसके भी दो टाइप हैं दोस्तों। दो टाइप कौन कौन सा है? मोनोकॉट और डाइकॉट। ठीक है, यानी एक बीजपत्री या दो बीजपत्री। देखते होंगे कोई बीज है, उसमें बीज से ऐसे रहता है,
फलिया टाइप की, दोनों अलग अलग हो जाते हैं। ये द्विबीजपत्री हो गया। और जो केवल सिंगल होता है जैसे गेहूँ, तो वो एक बीजपत्री हो गया। समझ गए? चलिए आगे देखते हैं। बीज फल के अंदर होते हैं। इस उपसमूह में पौधों में बीजपत्र होते हैं। बीजपत्रों की संख्या के आधार पर 2 वर्गों में बांटा जाता है, एक बीजपत्री पौधे, द्विबीजपत्री पौधे। ये तो समझा दिया आपको। आगे देखिए, एक बीजपत्री पौधे के उदाहरण क्या क्या? लहसुन, प्याज, सुपारी। लहसुन में देखते होंगे एक ही होता है ना दोस्तों, जो भी जैसे भी आप बनाते हैं लहसुन एक ही होता है इसमें। प्याज पूरा एक ही होता है प्याज, ये इसमें ऐसे 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 तार लगे होते हैं, बट होता एक ही है। सुपारी, ताड़, नारियल, खजूर, मक्का, गेहूँ, चावल, जौ, बाजरा, ज्वार, गन्ना, सब होता है क्या? एक बीजपत्री। अब द्विबीजपत्री देख लेते हैं दोस्तों। द्विबीजपत्री के उदाहरण है मूली, सलजम, कपास, भिंडी, चुईमुई, सूरजमुखी, नींबू, तरबूज, लौकी, खीरा, स्ट्रॉबेरी, सेब, बादाम, नाशपाती, मिर्च, बैगन, धतूरा, आलू, टमाटर। आलू टमाटर सब बेच दिए दोस्तों, ठीक है। और जितने भी सब्जी होते हैं याद रखिएगा द्विबीजपत्री के अंतर्गत ही आते हैं। चलिए ठीक है दोस्तों, अब आपका लेक्चर समाप्ति ही हो गया लगभग। दोस्तों मैं आपसे जो रिक्वेस्ट किया हूँ इसे आप याद रखेंगे। देखिए मैं आपको फिर से दोहरा देता हूँ, आपको किस कोचिंग का टेस्ट सीरीज चाहिए ताकि आप होलिस्टिक वे में 120 प्लस का जो टारगेट है इसे पूरा करना है दोस्तों। तो इसके लिए हमें जो सहयोग होगा हम करेंगे। यहाँ नई दिल्ली में मुखर्जी नगर में स्थित जितने भी टेस्ट सीरीज चलते हैं, जितने भी बड़े बड़े इंस्टीट्यूट के टेस्ट हैं, वो आपको इस टेस्ट सीरीज पे निःशुल्क उपलब्ध कराया जाएगा फुल डिस्कशन के साथ। अब आपको बताना है कि पहले किसका चाहिए, उसके बाद किसका चाहिए, उसके बाद किसका चाहिए, एक दिन में कितने चाहिए, एक चाहिए कि 2 चाहिए कि 3 चाहिए कि 4 चाहिए कि 5 चाहिए। आप जो कमेंट में करेंगे दोस्तों वो आपको प्राप्त होगा, ये हमारा वादा है, ठीक है। एक चीज़ और, 120 प्लस टारगेट में आपका जो सब्जेक्ट योगदान दे रहा है वो आपका दोस्तों हिस्ट्री, करेंट अफेयर्स, जनरल साइंस और बिहार स्पेशल। दोस्तों इसमें करेंट अफेयर्स, जनरल साइंस और बिहार स्पेशल, इन तीनों का आपके फ्री स्टडी 94 यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में सारे वीडियो अवेलेबल हैं दोस्तों। बिहार स्पेशल MCQ फॉर्म में अभी अपलोड किया जा रहा है, अभी बहुत सारे वीडियो आ चुके हैं, आप इसे लगातार देखिए। करेंट अफेयर्स को देखिए, करेंट अफेयर्स का वेटेज दोस्तों, करेंट अफेयर्स का वेटेज आपको मिल जाएगा 30 to 35। तो इसको प्राप्त करने के लिए आपको इसको बार बार देखिए। जो जनरल साइंस है आपका, जनरल साइंस अभी 2-3 लेक्चर आ गए हैं, इसे देखिए। अब आपको जल्दी जल्दी लेक्चर मिलना शुरू हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। चलिए अंत भला तो सब भला दोस्तों। मे लॉर्ड गणेशा ब्लेस यू ऑल। भगवान गणेश आप सभी को खुश रखें, ठीक है दोस्तों। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।